Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव सर इंग्लिश क्लासेस में, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप कह लें SSE क्लासेस में। दोस्तों मैं फिर प्रैक्टिस सेशन के लेक्चर में मैं आगे आपका एक वीडियो फिर से जुड़ने वाला है। वो है आज ये जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, दीज आर 5 क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड, 5 क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखेंगे कि कैसे कैसे यूज़ हो। और ये सभी है स्पॉटिंग एरर का, मतलब आपको ये सेंटेंस के जो पार्ट्स दिए गए A, B, C को, उसी को आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है, और उस एरर को फाइंड आउट करने के बाद जो ऑप्शन होता है करेक्ट वाला, उसी को हम टिक कर देते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी SSC CGL में आए हुए हैं, और उन्हीं के क्वेश्चंस हमने ले रखा है, ताकि आपको कभी अगर ये लगता है कि नहीं हम कहाँ से कराते, तो आप बेशक सर्च कर सकते हो, आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक। दूसरी बात ये कि जो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से एलेबोरेट करने का, और आप भी मेरा सपोर्ट कर ही रहे हैं और भी करते रहेंगे, आई होप। और आप वीडियोस को भी मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो तरीका भी आपको समझ में आता है और अच्छा भी लगता है। तो चलिए विदाउट लॉसिंग आवर टाइम, बिना समय को गवाए हम आगे चलते हैं। आज समझते हैं कि कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, क्या क्या कहाँ पर एरर है, और उस एरर से रिलेटेड कोई और भी अगर कोई फैक्ट है या कोई और भी रिलेवेंट कोई क्वेश्चन उठता है, या उससे रिलेवेंट कोई मेन पोर्शन हो, उसकी भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट and when it started raining heavily which drenched me completely। पहला पार्ट है no sooner did I come out of my home to go to market, first part, and the second part is when it started raining, actually this is when when है, ठीक है, when it started raining heavily, मतलब दूसरा पार्ट, एंड विच drenched मी completely, ये है तीसरा पार्ट। एंड द जनरली लिटरली ये लिखा ही जाता है, मतलब कि जो फोर्थ है दैट इज नो एरर। ठीक, आगे अब इसे समझते हैं। देखिए पहले तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें, जैसे एक होता है नो सूनर, यहाँ पर मैं आपको देन लिख ही देता हूँ, और हो गया एज सून एज, स्कैसली या हार्डली, ठीक है, ये होता है व्हेन, या व्हेन से कह लें तो ये। अब ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी कंजंक्शंस हैं, मैं एक तरीके से कह लीजिए कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, तो आप ये मान के चलें कि ये जब भी आता है तो इसके जो मतलब जो आपका क्लॉज होगा इसके साथ जो सेंटेंस हो तो पास्ट में रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो और क्लॉज या जस्ट आफ्टर, ये हम शो करते हैं किसी चीज़ को, जैसे एक फर्स्ट एक्शन हुआ हो, जस्ट उसी के बाद कोई और हुआ हो, और दोनों का रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, नो सूनर का यूज़ हम कर लेते हैं। तो नो सूनर हम पास्ट में यूज़ करते हैं, और इसके साथ जो इसका कोरिलेटिव होता है, जो और भी ये जो कंजंक्शन के साथ चलता है, वो होता है देन। ऐसे ही एज सून एज या फिर एज ही आ जाए तब भी हम उसे कामा से यूज़ करते हैं, मतलब जो भी अगला जो सेंटेंस होगा वो कामा से ऐड होगा। एज सून एज वाले से भी कामा से होगा, व्हेन से अगर स्टार्ट होता है तब भी वो कामा से ही होगा। स्कैसली एंड हार्डली हमेशा किससे प्रोसीड किया जाता है, ऑलवेज प्रोसीडेड बाय व्हेन, ये हमेशा प्रोसीडेड नहीं, यू कैन से स्कैसली एंड हार्डली ऑलवेज फॉलोड बाय व्हेन, ये व्हेन से फॉलो किया जाता है, ना कि और किसी से। आइए देखते हैं इसमें क्या है। नो सूनर आया है तो इसकी ये रिलेशन जरूर होना चाहिए, तो हम समझते हैं। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो आउट, ठीक है, ये पास्ट में यूज हुआ है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली एंड विच ड्रेंस्ड मी कंप्लीटली, देखिए एक तो यहाँ पर ये कंजंक्शन टाइप का यूज किया गया है और एक यू यूज किया गया है। अब आप ये सोचो कि विच ड्रेंस्ड मी कंप्लीटली, ठीक है, ये एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया, उसके बाद आपका वर्ब आया है, ये जिसने मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया। अब ये है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है इसके साथ, मतलब ये इसके साथ इन्होंने यूज कर रखा है, नो सूनर डिड। तो यहाँ पर जो आना चाहिए ये किसके साथ फॉलो किया जाता है हमेशा, ये हमेशा फॉलो किया जाता है देन के साथ। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर व्हेन, यहाँ पर होना चाहिए देन, यहाँ पर क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए, ना कि व्हेन होना चाहिए। व्हेन आप तभी लिख सकते हैं सॉरी,
व्हेन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब स्कैसली या हार्डली से कोई चीज़ फॉलो किया गया हो। तो मतलब ये अगर कोई चीज़ कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जैसे व्हेन आया तो हम इससे यूज़ करते हैं, तो एज आए तो ऐसे यूज़ कर, मतलब वो भी कामा से ही ऐड होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो होगा बी नंबर में फॉल्ट है, यहाँ पर व्हेन की जगह पर देन होना चाहिए था। अब आप ये सोचेंगे सर ये भी तो उसी का काम कर रहा है, लेकिन नहीं, ये एज ए सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर मतलब विच ड्रेन्स्ड भी कम्प्लीटली, जो बारिश हो रही थी, मतलब ये एक तरीके से आप बात कर लें, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका? ये जो स्टार्ट हुआ, ये जो क्लॉज है, इसके प्रोनाउन के लिए ये यूज़ किया गया है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं ये अब तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी वाले पोर्शन में क्या एरर है, यहाँ पर व्हेन नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? देन का यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है 5 समन्स हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट। 5 समन्स, देखिए पहले तो हम चीज़ों को, मैंने आपको बताया है कि पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट को समझें। जब भी स्पॉटिंग एरर के बारे में अगर बात हो तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये इसका फॉलो करें। तो हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट हमारा क्या, 5 समन्स, उसके बाद वर्ब ये, उसके अगर इन सब में कोई एरर या नहीं आता तो आप दूसरे को देखें। पहले तो हमने क्या देखा, 5 समन्स। अब ये जो सम्मन है ये एक होता है, मैं आपको बता दूं, ये जो सम्मन होता है ये एक होता है कोर्ट का आदेश होता है, और ये इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा। कोई अपराधी हो गया, किसी को अगर बुलावा किया जाता है, बुलाना कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, मतलब अपना अपीयरेंस होने के लिए, उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा। अब ये जो वर्ड आप समझ देख रहे हैं ये है नाउन। अब ये जो नाउन है ना सिंगुलर है, इसका जो प्लरल फॉर्म होता है वो होता है सम्मन्स, सम्मन्सेस। अब अगर ये प्लरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन आपको लग रहा होगा ये प्लरल है, तो आप, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, दिस इज द सिंगुलर फॉर्म। अगर ये 5 समन्स हैव बीन यूज किया गया है तो यहाँ पर अब आप देखो, मैंने आपको एक बार कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो वर्ब लिखा जाता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बदल दें कि भाई समन्स अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ लगा दें, लेकिन आप सोचो कि यहाँ 5 भी तो है, ये जो सम्मन हमने प्लरल बना दिया है, तो ये क्या हो गया है भाई, तब इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी, इसका मतलब ये प्लरल में ही होना चाहिए था, हम इसको नहीं बदल सकते हैं। तो मिला जुला के सब अगर देखा जाए तो ये जो सम्मन्स है ये होना चाहिए सम्मन्सेस, सम्मन्सेस होना चाहिए, ना कि सम्मन्स होना चाहिए। तो ये होगा 5 सम्मन्सेस हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट हैज़ नॉट टर्न्ड अप येट, लेकिन अभी तक कोई भी उपस्थित नहीं हुआ या कोई उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो ये है आपका 5 सम्मन्सेस हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन। एक्सेप्टेंसेस देखिए समझते हैं, एक्सेप्टेंस is not about allowing everything to occur or to go on. Option number A, it is neither related to passivity and weakness nor is it, sorry ये not नहीं होना चाहिए, यहाँ पर nor होना चाहिए, nor is it about confirmation or mediocrity। देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो ये आया कोरिलेटिव कंजंक्शन जिसे निदर नॉर उधर आर बोलते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, कंजंक्शन है ये। एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमने इसको देखा, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। इट इज नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, ये मतलब नीदर इससे जुड़ा है और जुड़ा है, नॉर इज इट अबाउट कंफर्मेशन और मेडिकरी। तो आप समझो कि ये नीदर नॉर जुड़ता है और ये उसी के साथ जुड़ता है जैसे कि वो हो। तो आप समझो कि यहाँ पर सेंटेंस को हमने जोड़ा है इट नॉर के बाद, जो ये देखिए इज इट अबाउट होना चाहिए कि इट इज अबाउट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो इज है ये इसके बाद आना चाहिए, ना कि इसके पहले आना चाहिए। क्यों? नॉर इज इट, अगर ये नॉर भाई ये तो कंजंक्शन है, अब अगर ये इसके साथ मतलब इससे फॉलो किया जाता तो ये तो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा नहीं।
सेंटेंस क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, तो ये सेंटेंस की तरह काम नहीं, मतलब ये सब्जेक्ट की तरह काम कर नहीं सकता, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बाद आपको पता है कि एक हेल्पिंग वर्ब या बेस फॉर्म आएगा। तो अगर मेन वर्ब आता है, नहीं है, ये बेस फॉर्म है, मतलब इज एम आर है, अगर ये है तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता। इसका मतलब इट क्या है, ये यहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए था इट इज़ अबाउट कन्फर्मेशन और मेडियोक्रिटी। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है वहाँ पर एरर है, इज इट की जगह पर इट इज़ होना चाहिए, ना कि इज इट होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है, आप हमको बताओ क्या ये पैसिव में है या फिर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो मैं बता दूं आपको, अम्यूज लोग किसी के मतलब किसी के द्वारा होते हैं। जैसे अम्यूज का मतलब होता है खुश होना है। अब जैसे जॉय का मतलब होता है, जैसे ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या आना चाहिए, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आने चाहिए, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तब तो वो गलत, इंजॉय हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझें, ये लिखा गया पैसिव वॉइस में। किस में लिखा गया? पैसिव वॉइस में। सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप समझो, अगर आप इसे एक मेन वर्ब मानते हो, ठीक है, सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग मतलब वो किसी को खुश कर रही थी, एट दैट स्टोरी किस पे कर रही थी, तो ये कतई नहीं सही होना है। मतलब ये खुद के किसी के ऊपर नहीं कर सकती ये, बल्कि उस स्टोरी से ये बहुत ही क्या हुई, खुश हुई। तो यहाँ पर होना चाहिए था सी वॉज क्वाइट अम्यूज्ड। यहाँ पर जो V4 लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए अम्यूज्ड। वो पूरी तरीके से एकदम खुश हो गई थी उस स्टोरी को सुनकर। तो यहाँ पर सी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग एट दैट स्टोरी नहीं होगा, सी वॉज क्वाइट अम्यूज्ड दैट एट दैट स्टोरी होगा। तो ये पार्ट में मतलब बी वाले में एरर है। अगला है इट वॉज डिफिकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप, नो एरर। यहाँ देखिए इट वॉज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है, ठीक, एंड इट वॉज डिफिकल्ट ये बहुत कठिन था, डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप। अब आप सोचो कि ये जो वर्ब दिख रहा है आपको, ये एक वर्ब है, बिल्कुल ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो या तो आप तुरंत ऐड नहीं कर सकते, इस वर्ब को प्रोसीड मतलब जोड़ने के लिए आपको चाहिए इन्फिनिटिव। क्यों? इट वॉज डिफिकल्ट ये कठिन था, डिसाइडेड अगर कामा भी तो नहीं लगा है, इसका मतलब ये इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइडेड होना चाहिए, ना कि डिसाइडेड। इसके पहले कोई ना कोई इन्फिनिटिव आना चाहिए या कोई और कॉमा या कुछ ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप। तो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर टू के द्वारा ये लिखा जाना चाहिए था, ना कि ये। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन वेल। मैं बहुत ही मतलब अपने भरसक कोशिश किया है कि आपको बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक भी किया करें और अपने और भी दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अच्छा सीख पाएँ और बेहतर नॉलेज ले पाएँ। तो बेशक आप देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल को, और लाइक्स करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, ताकि वो भी अच्छा सीखें। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।